हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आया था कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझना है, तो आज हम काफ़ी शॉर्ट वीडियोस में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में है क्या। एंड देन इसके हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, वो हमारा है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल एंड जो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स। एंड थर्ड हमारा होगा जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली डायग्राम होगा हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का होगा एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों होंगे। ठीक है, एंड जो हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं, जो टाइप्स के हैं, हॉरिजॉन्टल और बेसिकली वर्टिकल, इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, तो फैक्टर अफेक्टिंग इन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकते हैं, आपका अमीनो एसिड भी हो सकता है, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सारे जितने भी हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनको सेपरेशन जो करता है तो किसके थ्रू होती है, वो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होती है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है, तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है, बेसिकली आप जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज कीजिए ये चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक, चार्ज मॉलिक्यूल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और इसे माइग्रेट करवाते हैं, ठीक है, माइग्रेट करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम इसको थ्रू डायग्राम समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। सपोज कीजिए आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो सैंपल्स हैं, सपोज कीजिए आपने डीएनए आरएनए सेपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, दो तरह के हैं। जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एनोड है, एंड जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा वो एनायन कहलाएगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा वो कैटायन कहलाएगा। ठीक है, एनायन एंड कैटायन। तो मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्जेस कैरी करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब आप माइग्रेशन करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं फ्रेंड्स, माइग्रेशन करवाते हैं, तो ये क्या होता है, जो इसकी मूवमेंट होती है, सपोज कीजिए ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये सारे जो जितने भी आपने लिए हुए हैं, ये मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट के दौरान जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है फ्रेंड्स कि जब आप चार्ज मॉलिक्यूल्स को प्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप उसे प्लेस करते हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप उसे प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या है, जो माइग्रेशन के थ्रू क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस जो माइग्रेशन हो रही है उसकी तरफ वो मूवमेंट करते हैं। जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एनोड की तरफ जो एनायन है, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो एनायन क्या है, एनोड की तरफ मूव करेंगे और कैटायंस जो है कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका प्रिंसिपल है बेसिकली जो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सो बेसिकली क्या है कि अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स की।
सो फ्रेंड्स, जो इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम इस प्रोसीजर में यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है पावर पैक। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा आपका पावर पैक। तो पावर पैक से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें जो भी है, जो इसमें करंट यूज़ हो रहा है, वोल्टेज यूज़ हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 500 वोल्ट चाहिए आपको और 150 एम्पियर। ठीक है, तो क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि जो करंट पास हो रहा है वो 500 है वोल्टेज से अबव हो रहा है, तो क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है उसमें अफेक्टिंग हो सकता है। ठीक है, सब कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आप यूज़ कर रहे हो, सपोज़ कीजिए कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया जाए, या फिर जो आप खाना खा रहे हैं फ्रेंड्स, कि उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर हो, जिस टेम्परेचर पे आप खाना खा सकते हो बहुत इजीली तरीके से, अगर उसको हाई कर दिया है तो आप इजीली नहीं खा पाओगे, आपको मुंह जल जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें क्या होता है कि जितना टेम्परेचर चाहिए होता है इस प्रोसेस को करने में, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उतना ही हमें उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, उतनी ही वोल्टेज और करंट पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो इसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो सेकंड है हमारा फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल क्या करता है फ्रेंड्स, कि जो इलेक्ट्रोड है ये कंटेन करता है इलेक्ट्रोड्स, बफर रिजर्वायर। ठीक है, बफर रिजर्वायर ये क्या करते हैं, पेपर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, जो ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग कवर होती है, और जो इलेक्ट्रोड बेसिकली है ये प्लैटिनम का बना होता है। जो आप इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल यूज़ कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं ये प्लैटिनम के बने होते हैं। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोड आप यूज़ करो ना फ्रेंड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ये प्लैटिनम के बने होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफोरिक सेल है वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोड आता है जो प्लेटिनम का बना है, एंड बफर रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, एंड सपोर्ट्स इसमें पेपर भी यूज़ करते हैं हम, तो थ्रू डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से ये मैनेज होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो डायग्राम है, बेसिकली ये हमारा एनोड चैम्बर है, ये हमारा कैथोड चैम्बर है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा एनोड चैम्बर होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, और ये हमारा कैथोड चैम्बर है। ओके, यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं वो है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर को प्रेस करने के लिए यहाँ पर हम ठीक है, किसी भी आप हैवी चीज़ से, कोई ग्लास रोड होगा उससे आप इसको, इस पेपर को इससे टिका सकते हैं। तो ये जो पेपर है ये इसमें डिप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका ये सॉल्यूशन है इसके अंदर आपका ये पेपर डिप होगा। ये हमारा है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा बफर सॉल्यूशन है। एंड फ्रेंड्स, जो ये अब्जॉर्ब करेगा फिल्टर पेपर, ये हमारा फिल्टर पेपर है। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन करेगा यहाँ पे बैंड फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेटिंग बैंड, पॉजिटिव माइग्रेटिंग बैंड। ठीक है, ये माइग्रेटिंग बैंड है। एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक लगा रहे हैं, ये सर्किट है जो वोल्टेज और करंट पास करेगा माइग्रेशन के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज। सो फ्रेंड्स, ये इसका सिंपल सा डायग्राम है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए।
सो बेसिक सी चीज़ है इसके अंदर। एनोड चैम्बर है, कैथोड चैम्बर है। आपने एक फिल्टर पेपर लगाया है, फिल्टर पेपर अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर आपके बफर सॉल्यूशन लगे हुए हैं, माइग्रेशन होगा थ्रू द करंट और वोल्टेज, एंड जो माइग्रेटिंग बैंड है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो माइग्रेटिंग बैंड बनी है, ठीक है, तो आपका जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस आपका चल रहा है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये आपके 16 से 18 घंटे ले लेता है, ठीक है। तो एक पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होने में इनको 16 से 18 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेन्ड हो जाते हैं और ये विजिबल होते हैं, ठीक है, बैंड फॉर्म में। अब आप जानते हैं कि जो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेसिकली सेपरेशन किसके अकॉर्डिंग करता है, शेप, साइज और चार्जेस। तो शेप साइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेसिकली शेप या साइज आप कुछ भी कह सकते हो, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या है, उनका सेपरेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, समझिए जो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं बहुत स्मॉल है, तो उनका जो सेपरेशन है वो हाई होगा। और अगर आपने लार्ज मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उनका जो सेपरेशन है वो स्लो होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम 2 टाइप्स में और देखते हैं जो हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड। सो फर्स्ट जो हम बता रहे हैं आपको हॉरिजॉन्टल बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसका जो डायग्राम है इसमें आप 2 बफर सॉल्यूशंस लेंगे। ये आपके बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फ्रेंड्स बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर जो आप लेते हैं एक पेपर स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, बफर सॉल्यूशन आप फिल कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये एयर टाइट हाउसिंग। सो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है, ये हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। इसमें क्या है, जो आपने बफर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन लिया है, माइग्रेशन होगी, मूवमेंट होगी, ठीक है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। जैसे क्या है कि जो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके पास नेगेटिव चार्जेस जो है वो मूवमेंट करेंगी, ठीक है, पार्टिकल्स, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगी। ओके, सेकेंड है वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। वर्टिकल में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल सा जो आपने लिया था पहले बफर सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों में आपने बफर सॉल्यूशन फिल कर लिया है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो आपने पेपर्स की जो वर्टिकल में क्या, हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ था कि आपने पेपर हॉरिजॉन्टल रखा था, इसमें आप पेपर को वर्टिकल रखेंगे, ठीक है। ये पेपर जो आपने रखा है वो पेपर की स्ट्रिप जो है वर्टिकल रखेंगे, फिल्टर पेपर, ठीक है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बफर सॉल्यूशन आपने फिल कर लिया है। यहाँ पर जो है एयर टाइट पाइप लगा देंगे, ठीक है, ये एयर टाइट हाउसिंग है।
ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सैंपल एप्लीकेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सैंपल एप्लीकेशन पॉइंट करते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग से क्या मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, जो फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, करंट एंड वोल्टेज। और ये करंट और वोल्टेज कहाँ से मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है। तो अगर करंट और वोल्टेज आपको कम मिले या ज़्यादा मिले तो उससे आपको क्या है कि जो माइग्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, स्लो माइग्रेशन होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, हाई माइग्रेशन होगी तो उससे आपको इफेक्ट पड़ सकता है, नॉर्मल माइग्रेशन के लिए आपको नॉर्मल करंट और वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द करंट एंड वोल्टेज। तो आपका जो सेपरेशन, मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है वो आपके करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा पीएच। पीएच क्या है फ्रेंड्स, अगर पीएच इंक्रीज हो जाए, पीएच डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पीएच अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो ये अफेक्ट करता है, अफेक्ट द रेट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये माइग्रेशन के रेट को इफेक्ट करता है। और माइग्रेशन किस पे डिपेंड होता है, माइग्रेशन इज डिपेंड ऑन शेप, साइज, चार्जेस, किसके, मॉलिक्यूल्स के। माइग्रेशन डिपेंड होता है शेप, साइज और चार्ज, मॉलिक्यूल्स के शेप, साइज और चार्जेस पे। पीएच बहुत हाई हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसमें जो है बेसिक जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एंड जो पीएच लो हो जाता है तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या इफेक्ट होता है कि जो माइग्रेशन हो रही है उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज़ क्या है वो एक्यूरेट नहीं आती। थर्ड है हमारा साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, जो मॉलिक्यूल्स के बेसिकली शेप और साइज होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स का जो शेप है, लार्ज मॉलिक्यूल साइज, दे आर डिक्रीज द सेपरेशन रेट। ओके, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, सेपरेशन के जो सेपरेशन का जो रेट है उसको डिक्रीज कर देंगे। एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर इंक्रीज द सेपरेशन रेट। ठीक है, वो क्या करेंगे, सेपरेशन के जो रेट को है वो इंक्रीज कर देंगे जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, इसके एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आता है जो बेसिकली पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो, ये बेसिकली जो हमारा है, फर्स्ट है हमारा इनएक्सपेंसिव, ये हमारा एक्यूरेट लैब प्रोसीजर है। ओके, तो एप्लीकेशन में हम ले सकते हैं कि इनएक्सपेंसिव है हमारा, एक्यूरेट हमारा लेबोरेटरी प्रोसीजर है, और ये बेसिकली रिसर्च में यूज़ होता है, एंड क्लिनिकल स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, सो फ्रेंड्स अब जानते हो कि सिकल सेल एनीमिया है, आपने नॉर्मल आरबीसी का शेप देखा है, बाइकनकेव शेप का होता है, और सिकल शेप जो होता है वो हाफ मून शेप होता है। ठीक है, ये सिकल सेल है, ये नॉर्मल आरबीसी है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है,
तो हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, जो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके थ्रू हम सिकल सेल एनीमिया को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उनके सेपरेशन में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, ब्लड सैंपल्स हो गए, फ्रॉम दी ब्लड सैंपल्स, जो हमारे ब्लड सैंपल्स है उसमें से प्रोटीन, प्लाज्मा, सीरम जो है, जो फैक्टर्स है क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनके सेपरेशन में, ठीक है, ये जो हमारा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हेल्पफुल होता है। एल्कलॉइड्स क्या, एल्कलॉइड्स के सेपरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ड्रग इंडस्ट्री में, ड्रग इंडस्ट्री में किस तरीके से होता है फ्रेंड्स, जो हमारे बेसिकली पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरीके से किस तरीके से यूजेस हैं, तो बेसिकली जो डिटरमाइन करता है प्रेजेंस ऑफ इलीगल ड्रग क्राइम सस्पेक्ट, तो जो इलीगल जो है ड्रग क्राइम सस्पेक्ट है वो इसमें डिटरमाइन होता है हमारे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन डिपार्टमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।